ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और हमेशा बदलता रहता है। ज्यादातर ये बदलाव हमारे प्यारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बदलाव धरती पे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। अभी हाल ही में 2 एस्टेरॉइड्स हर एक बड़े एयरप्लेन की साइज के बराबर धरती के करीब से गुजर गए। शुक्र है कि यह टक्कर में नहीं भागे, लेकिन ये ह्यूमन स्पेस में छुपे खतरों की याद दिलाते हैं। ये नजदीकी मुलाकात एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। हम एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में रहते हैं। ये पुराने सोलर सिस्टम के बचा खुचा से भरा है, जिनमें से कुछ बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन एस्टेरॉइड्स को समझना, उनकी गति और उनके तबाही की संभावना अब साइंस फिक्शन नहीं है। ये हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इन एस्टेरॉइड्स का गुजरना परेशान करने वाला था, लेकिन इससे ह्यूमन वैल्यूएबल डेटा भी मिला। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने उनकी गति को ट्रैक किया, उनका साइज, स्पीड और ट्रैजेक्टरी मैप किया। ये इन्फॉर्मेशन ह्यूमन सोलर सिस्टम की मॉडल्स को रिफाइन करने और फ्यूचर में होने वाली मुलाकातों का अंदाजा लगाने में मदद करेगी। ये एस्टेरॉइड इवेंट्स एक वेकअप कॉल है। ये ह्यूमन याद दिलाते हैं कि कॉस्मोस सुंदर और अवे इंस्पायरिंग होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन ये इंसानियत की इंजेन्युइटी और कॉस्मिक खतरों को समझने और उनसे बचने की बढ़ती क्षमता को भी हाईलाइट करते हैं। इमेजिन करो, एक एयरप्लेन आसमान में उड़ रहा है, इंसानी हुनर और हवा पे हमारी पकड़ का प्रतीक। अब इमेजिन करो कि वही एयरप्लेन स्पेस में जा रहा है, पैसेंजर्स नहीं बल्कि तबाही की संभावना लेके। यही सच है उन एस्टेरॉइड्स का जो रिसेंटली धरती के पास से गुजारे। ये एस्टेरॉइड्स कॉस्मिक स्टैंडर्ड से छोटे होने के बावजूद काफी बड़े थे। एक जिसका नाम 2024 TK5 है, उसका साइज 42 से 92 मीटर्स के बीच माना गया। दूसरा जिसका नाम 2024 TG है, उसका साइज 18 से 41 मीटर्स था। समझने के लिए ये एक बोइंग 737 एयरप्लेन की लंबाई जितना है। ये एस्टेरॉइड्स धरती से 744,000 किलोमीटर और 2.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजारे। यह दूरी ज्यादा लग सकती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये काफी कम है। असल में 2024 TK5 मून से भी ज्यादा धरती के पास आया। यह दिखाता है कि ये कॉस्मिक एनकाउंटर्स कितने करीब हो सकते हैं। इन एस्टेरॉइड्स का साइज और नजदीकी ये हाईलाइट करता है कि छोटे स्पेस रॉक्स भी कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस साइज के एस्टेरॉइड के टक्कर से कई एटॉमिक बॉम्ब्स की बराबर एनर्जी निकाल सकती है। इससे बहुत तबाही हो सकती है, पूरे शहर तबाह हो सकते हैं, और अगर समुद्र में गिरे तो भयानक सुनामी आ सकती है। याद रखना जरूरी है कि हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर एस्टेरॉइड्स धरती के लिए कोई तुरंत खतरा नहीं है, लेकिन इन स्पेस रॉक्स की साइज और उनके इंपैक्ट को समझना हमारे प्लैनेटरी डिफेंस एफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। खतरनाक एस्टेरॉइड्स को पहचान कर और ट्रैक करके हम फ्यूचर के खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। हाल ही के एस्टेरॉइड फ्लाईबाइज धरती से टकराए बिना ह्यूमन स्पेस में हमारे ग्रह की कमजोरी की याद दिलाते हैं। ये नजदीकी मुलाकातें अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बड़े कॉस्मिक बलेट का हिस्सा है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है। धरती पे पुराने एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स के निशान है। मैक्सिको में चिचुलुप क्रेटर से, जो डिनोसॉर्स के खत्म होने से जुड़ा है, 1908 में सिबेरिया के टुंगुस्का इवेंट तक, जिसने हजारों स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को तबाह कर दिया। ये घटनाएं टाइम के हिसाब से दूर होने के बावजूद ये दिखाती हैं कि धरती कॉस्मिक कॉलिजन से महफूज नहीं है। एस्टेरॉइड एनकाउंटर्स की फ्रीक्वेंसी कम होने के बावजूद इनसिग्निफिकेंट नहीं है। हर साल कई एस्टेरॉइड्स धरती के पास से गुजरते हैं, कुछ तो खतरनाक करीब से। इनमें से ज्यादातर लोगों की नजर में नहीं आते, लेकिन प्लैनेटरी डिफेंस पे काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए हर नजदीकी मुलाकात एक सीखने का मौका है और उनके काम की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। ये एस्टेरॉइड फ्लाईबाइज अर्ली डिटेक्शन और ट्रैकिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। जितना ज्यादा टाइम हमें एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करने और उसके खतरे का अंदाजा लगाने में मिलेगा, उतना ही हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाने में सक्षम होंगे। इसमें एस्टेरॉइड के पाथ को डिफ्लेक्ट करना या वर्स्ट केस सिनेरियो में इंपैक्ट के लिए तैयार रहना और उसके इफेक्ट्स को कम करना शामिल हो सकता है। यह नजदीकी मुलाकातें ह्यूमैनिटी के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बड़े कॉस्मिक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो हमेशा बेनिंग नहीं होता। स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्टेरॉइड डिटेक्शन और प्लैनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके हम इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स के खतरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। सेक्शन 4, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, आसमान में खतरों की तलाश। एस्टेरॉइड खतरों के सामने ह्यूमैनिटी चुप बैठा नहीं है। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम्स आसमान को स्कैन करने, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने और कॉस्मिक कॉलिजन्स से हमारे ग्रह की रक्षा के लिए टेक्नोलॉजीज बनाने में लगी हुई है। इस ग्लोबल एफर्ट में एक की प्लेयर नासा है, जिसने प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस या PDCO बनाया है। ये ऑफिस खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और कैरेक्टराइज करने के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के नेटवर्क का यूज करके PDCO आसमान पर नजर रखता है। हमारे एस्टेरॉइड हंटिंग आर्सेनल में एक इंपॉर्टेंट टूल एरिजोना में स्थित कैटलिना स्काई सर्वे है। यह सर्वे टीम टेलीस्कोप्स का यूज करके रात के आसमान को स्कैन करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तलाश में जो मूव करते हैं या जिनकी ब्राइटनेस बढ़ाती है। इन ऑब्जर्वेशंस को नोन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर किया जाता है और कोई भी अंतर आने पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हवाई में पैन-स्टार्स 1 टेलीस्कोप है। ये एडवांस टेलीस्कोप प्योर आसमान को हर महीने कई बार स्कैन करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की तलाश में। इसका हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर इसे फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने की क्षमता देता है, जिसे हमें पोटेंशियल थ्रेट्स की अर्ली वार्निंग मिलती है। इन ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के ई 7 स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स भी हैं, जैसे नासा का नियोवाइस मिशन। यह इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को डिटेक्ट और कैरेक्टराइज करने में खास है। उनके साइज, कंपोजिशन और ट्रैजेक्टरी भी वैल्यूएबल डेटा देता है। सेक्शन 5, डिफ्लेक्टिंग डिजास्टर, इंसानियत वापसी लड़ाई करती है। खतरनाक एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट और ट्रैक करना आधी लड़ाई है। असली चुनौती ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने और डिप्लॉय करने में है जो धरती से टकराने वाले एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट या डिसरप्ट कर सके। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स प्लैनेटरी डिफेंस की फील्ड में काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक प्रॉमिसिंग अप्रोच किनेटिक इंपैक्टर है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से हाई स्पीड पे टकराया कर उसके ट्रैजेक्टरी को थोड़ा बदला जाता है।
यह नज छोटा सा लगने के बावजूद एस्टेरॉयड को धरती से दूर करने के लिए काफी हो सकता है। नासा का डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट मिशन, जिसने 2022 में एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस को सक्सेसफुली इंपैक्ट किया, इस टेक्नोलॉजी का एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेमोन्स्ट्रेशन था। इस मिशन ने दिखाया कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का कोर्स बदल सकते हैं, हमारे ग्रह को कॉस्मिक खतरों से बचने की कोशिश में उम्मीद की किरण दिखाते हुए। एक और डिफ्लेक्शन मेथड ग्रेविटी ट्रैकर का यूज करना है, एक स्पेसक्राफ्ट जो एस्टेरॉयड के साथ उड़ेगा, अपने ग्रेविटेशनल पुल से एस्टेरॉयड को धीरे धीरे कोर्स से हटा देगा। इस मेथड में ज्यादा टाइम और प्लानिंग लगेगी, लेकिन ये बड़े एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने में इफेक्टिव हो सकता है। रिफ्लेक्शन टेक्निक्स के अलावा साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके एस्टेरॉयड को डिसरप्ट करने की संभावना भी देख रहे हैं। ये ऑप्शन लास्ट रिजोर्ट है, लेकिन लिमिटेड वार्निंग टाइम बड़े एस्टेरॉयड्स के लिए ये एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है। इन प्लैनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज का बनना इंसानी हुनर और हमारे फ्यूचर को सेफ रखने की रेट का सबूत है। इन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर हम खतरनाक एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट या डिसरप्ट करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर करते हुए। सेक्शन 6 प्रेडिक्टिंग द अनप्रेडिक्टेबल एस्टेरॉयड ट्रैकिंग के साइंस। एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स की मेहनत लगती है। इफेक्टिव प्लैनेटरी डिफेंस का की सिर्फ इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स को डिटेक्ट करना नहीं है, बल्कि उनके फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज का सही अंदाजा लगाना भी है। इस प्रोसेस का पहला स्टेप एस्टेरॉयड के आसमान में मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। टाइम के साथ उसकी पोजीशन को केयरफुली मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स उसका ऑर्बिटल पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या वो धरती के लिए खतरा है या नहीं। इस इंफॉर्मेशन का यूज एस्टेरॉयड की ऑर्बिट का मॉडल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका यूज उसके फ्यूचर लोकेशन का अंदाजा लगाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन एस्टेरॉयड के मूवमेंट का अंदाजा लगाना मैप पे कोर्स प्लॉट करने जितना आसान नहीं है। एस्टेरॉयड्स पे सन, प्लैनेट्स और दूसरे एस्टेरॉयड्स की ग्रेविटेशनल पुल का असर होता है। ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस टाइम के साथ एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी को बदल सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस को चैलेंजिंग बनाते हैं। अपनी प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए साइंटिस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करते हैं, जो सोलर सिस्टम के सभी मेजर ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल फोर्सेस को ध्यान में रखते हैं। जैसे जैसे नया डाटा मिलता है, इन मॉडल्स को रिफाइन किया जाता है, जिससे हम एस्टेरॉयड के फ्यूचर पाथ के बारे में ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। एस्टेरॉयड ट्रैजेक्टरीज का अंदाजा लगाने में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यारकोव्स्की इफेक्ट को समझना है। यह इफेक्ट एस्टेरॉयड की सरफेस की अनइवन हीटिंग और कूलिंग की वजह से होता है और लॉन्ग पीरियड्स में उसके ऑर्बिट को थोड़ा बदल सकता है। यारकोव्स्की इफेक्ट छोटा है, लेकिन यह सेंचुरीज या मिलेनिया में एस्टेरॉयड के पाथ को काफी प्रभावित कर सकता है। इसे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस में एक क्रूशियल फैक्टर बनाता है। प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस, एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडल्स और सेलेस्टियल मैकेनिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को मिलाकर साइंटिस्ट एस्टेरॉयड्स के अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने की हमारी क्षमता को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। यह ऑनगोइंग एफर्ट पोटेंशियल इंपैक्ट्स की अर्ली वार्निंग देने और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने का टाइम देने के लिए जरूरी है। सेक्शन 7 हमारा कॉस्मिक फ्यूचर सहयोग और तैयारी। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं, कॉस्मोस और उसके खतरों के बारे में हमारी समझ बढ़ती जा रही है। एस्टेरॉयड्स के साथ रिसेंट क्लोज कॉल्स हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बड़े कॉस्मिक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो हमेशा बेनिग नहीं होता। लेकिन यह मुश्किलों के सामने इंसानियत की इनोवेशन और कोऑपरेशन की रिमार्केबल कैपेसिटी को भी हाईलाइट करते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस की चुनौती कोई ऐसी नहीं है जिसे कोई एक देश अकेले टैकल कर सके। इसके लिए एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है, जिसमें देश अपनी रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को मिलाकर एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स के खतरे के लिए एक रोबस्ट और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस डेवलप करेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रीजन से जरूरी है। पहला, यह ह्यूमन प्लैनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिफ्लेक्शन मिशंस और इंपैक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप और डिप्लॉय करने की कॉस्ट को शेयर करने की अनुमति देता है। साथ मिलकर काम करके हम इंडिविजुअल नेशंस की फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं और इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को ज्यादा वाइडली अवेलेबल बना सकते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नॉलेज, एक्सपर्टीज और डेटा की शेयरिंग को बढ़ावा देता है। साथ मिलकर काम करके हम अलग अलग नेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठा सकते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस के फील्ड में डिस्कवरी और इनोवेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इंफॉर्मेशन का ये ओपन एक्सचेंज एस्टेरॉयड थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और मिटिगेट करने के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए क्रूशियल है। आखिर में, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नेशंस के बीच ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को प्रमोट करता है। खुलकर और कोलैबोरेटिवली साथ मिलकर काम करके हम इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने की हमारी कलेक्टिव एबिलिटी में विश्वास पैदा कर सकते हैं। पर्पस का ये शेयर्ड सेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन को रोकने वाली पॉलिटिकल और लॉजिस्टिकल हर्डल्स को पार करने के लिए जरूरी है। रिसेंट एस्टेरॉयड फ्लाईबीज कॉस्मिक थ्रेट्स के सामने हमारी शेयर्ड वल्नरेबिलिटी की टाइमली याद दिलाते हैं, लेकिन यह उम्मीद की एक किरण भी देते हैं। इंसानियत की इंजेन्युइटी और इन थ्रेट्स को समझने और उनसे निपटने की हमारी बढ़ती क्षमता को दिखाते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को अपनाकर, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके और ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना को बढ़ावा देकर हम भविष्य का सामना विश्वास के साथ कर सकते हैं, जानते हुए कि हम अपने ग्रह की रक्षा करने और अपनी स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं।